हेलो, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका। हमारा टॉपिक चल रहा था ईसीजी, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन स्टार्ट किया था ईसीजी, जिसके अंदर अब हम लास्ट वीडियो कुछ टेक्निकल कारणों से रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। उसके आगे की वीडियो थोड़ा सा वापस से बता देता हूँ, हल्का फुल्का बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा था अपन ने। ठीक है, ईसीजी के बारे में छोटा मोटा अपन ने ये पढ़ा था कि ईसीजी के फादर ऑफ ईसीजी पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने बताया था डॉक्टर विलियम्स एंथोवन। कौन सी शताब्दी में किया था? 18वीं शताब्दी में किया था। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद में मैंने एक चीज बताई थी कि भाई अपन को ईसीजी पढ़ने के लिए अपन को तीन चीज समझ में आनी जरूरी है। ठीक है, पहली चीज बताई थी मैंने क्या? कंडक्शन पाथवे। कंडक्शन पाथवे, कैसे करंट या फिर कैसे इंपल्सेज सर्कुलेट होती है, मोशन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा से बताया था, ऐसे नोड से स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद में ए वी नोड में गया। ए वी नोड से फिर क्या हुआ? बंडल ऑफ ऑफिस। ये सिर्फ एक पाथवे है, यहाँ से कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं होती इसकी। पहले तो लेफ्ट बंडल ब्रांच में जाएगा, फिर उसके बाद में राइट बंडल ब्रांच में गया। क्लियर है बात? उसके बाद में परकुंजे जे फाइबर्स में गया। ये आगे से जाके कैसे एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ डिवाइड हो गया। मैंने एक चीज और बताई थी, इम्पल्सेस यहाँ से, ये इसको क्या बोलता है? नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला था। इंपल्स जनरेट होती थी ये 60 to 100 इंपल्स। क्लियर है बात? लोकेशन क्या बताई थी? लोकेशन मैंने बताई थी जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम इंफीरियर टू वीना कावा ओपनिंग। क्लियर है बात? यहाँ पे मैंने इसकी लोकेशन बताई थी। दूसरी चीज मैंने बताई थी ए वी नोड, इसकी इंपल्सेस जनरेट होती है 40 to 60। क्लियर है बात? 40 to 60। क्लियर है बात? इसकी लोकेशन क्या बताई थी मैंने? इन राइट एट्रियम है, ओन लोअर इंट्रा एट्रियल सेप्टम नियर टू कोरोनरी साइनस। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरी चीज इसके लिए मैंने स्पेशली एक चीज बोली थी, लेजिएस्ट नोड ऑफ हार्ट बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? नॉर्मली मायोसाइट्स रेक्टेंगुलर शेप या फिर रोड शेप में होती है, लेकिन लेकिन एवी नोड्स की जो मायोसाइट्स होती है वो मोर सर्कुलर होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, करंट फ्लो बहुत कम होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आते हैं अपन बंडल ऑफ हिस। ये कोई इंपल्स जनरेट नहीं करती है, बस ये एक पाथवे है ए वी नोड से लेफ्ट और राइट में इंपल्सेस को भेजने के लिए। तो बंडल ऑफ हिस्से की दो ब्रांच होती है, एक राइट बंडल ब्रांच, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच। क्लियर है बात? सबसे पहले करंट फ्लो किधर जाएगा? लेफ्ट बंडल ब्रांच की तरफ। क्यों जाएगा? क्योंकि मोर पावर प्रेशर और पंप करने का पावर सबसे ज्यादा लेफ्ट की तरफ देना होता है, तो सबसे पहले करंट उधर देंगे, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड पहुंचाना होता है, तो ज्यादा पावर किसको पंप करने में चाहिए अपन को? लेफ्ट वेंट्रिकल को चाहिए, तो सबसे पहले करंट उधर जाएगा, देन राइट बंडल ब्रांच में आएगा। उसके बाद में करंट किधर जाएगा? इंपल्सेस किधर जाएगी? परकुंजे फाइबर्स में। परकुंजे फाइबर्स के लिए मैंने बताई थी एक चीज, सबसे 20 to 40 इंपल्स जनरेट करता है। दूसरी चीज मैंने इसमें ये बताए थे कि सबसे ज्यादा करंट फ्लो, सबसे ज्यादा फास्ट करंट फ्लो इसके अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की मायोसाइट्स मोर रोड शेप होती है, मोर रेक्टेंगुलर शेप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? रेसिस्टेंस बहुत कम होता है और करंट फ्लो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? नेक्स्ट चीज, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, पहला पॉइंट तो कंडक्शन पाथवे बताया, दूसरा बताया मैंने है, दूसरा मैंने क्या बताया था? वेक्टर प्रेजेंटेशन। उसके अंदर मैंने नॉर्मली आपको ये बताया था कि भाई ये करंट फ्लो किधर से किधर की डायरेक्शन में हो रहा है और किस स्पीड में हो रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको नॉर्मल से एक एग्जांपल दिया था, एक लड़की है जो स्कूटी चला रही है। क्लियर है? एक लड़की है जो स्कूटी चला रही है और वो यहां से, ठीक है, ये एक लड़की है, यहाँ पे ये एक लड़की है, यहाँ से अपनी स्कूटी स्टार्ट करी तो पहले स्टार्टिंग में सीख रही है, तो धीरे 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 अपने एक्सीलेटर लेगी और
रोड की तरफ आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो ये कैसा वेक्टर प्रेजेंटेशन था? स्लो। आपने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट करते ही एक्सीलेटर फुल फास्ट तो देते नहीं हो, पहले इसको पिकअप पकड़वाते हो, फिर धीरे 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 उसको गाड़ी को उठाते हो, फिर बाद में चलती। क्लियर है बात? तो उस बेस पे पहला वेक्टर प्रेजेंटेशन स्लो। क्लियर है बात? फिर आगे एक गड्ढा आता है, उस गड्ढे में आते हैं तो गड्ढा आता ही तो आप गाड़ी को क्या करोगे? बिल्कुल स्लो कर लोगे, और स्लो तरीके से, बिल्कुल ऐसे कि जैसे गाड़ी को नीचे उतर के आपको हाथ पकड़ के नीचे लेके जाना है। क्लियर है? वैसे आपने गाड़ी निकाली तो कहां पे निकाली? एवी नोड के अंदर। क्यों भाई ये इतना स्लो क्यों निकाला? इसको गड्ढा क्यों बोला? क्योंकि मैंने इसको बोला था लेजीएस्ट नोड ऑफ हर्ट बोला था, क्योंकि यहाँ पे करंट इंपल्सेस बहुत स्लो निकलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सेल्स, यहाँ की मायोसाइट्स बहुत ज्यादा सर्कुलर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेसिस्टेंस ज्यादा जनरेट होता है, करंट फ्लो सबसे कम होता है। क्लियर है? इसकी वजह से यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंटेशन दूसरा कैसा हुआ था? स्लो वेस्ट हुआ था। क्लियर है? अब किसी ने उस लड़की ने गड्ढा पार कर लिया, अब तो भाई स्पीड तो पकड़ेगी, अच्छी रोड आ गई, ठीक है? तो उसने वापस एक्सीलेटर दिया, और एक्सीलेटर देके किधर की तरफ गई? लेफ्ट बंडल ब्रांच की तरफ गई। कैसे? फास्ट तरीके से। अरे भाई मैडम थी, बाल खराब हो जाते उनके, इसलिए उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, उनका मेकअप खराब हो जाता है इसलिए उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। आगे की तरफ हमारे नौजवान पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, और उनको देख के वो लड़की घबरा गई। घबरा गई तो क्या हुआ कि उसके मन में डर आ गया, हेलमेट नहीं पहन रखा, अब तो कटेगा क्या? चालान। चालान से बचने के लिए उस लेडीज ने क्या किया? एकदम से यू टर्न कट मारा, और कैसा कट मारा कि बहुत ही स्पीड से, कि जल्दी से भाग, अगर मैं कट मारू घुमाऊं वापस से तो ये पीछे से भाग के ना पकड़ ले। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही फास्ट तरीके से, मतलब फास्ट से भी फास्ट तरीके से यू टर्न मारा। तो चौथा वेक्टर प्रेजेंटेशन क्या हो गया? फास्टेस्ट मारा। क्लियर है? अब भाई फास्ट टेस्ट मार लिया, यहाँ पे राइट बंडल ब्रांच में पहुंच गई, इधर लेफ्ट बंडल ब्रांच थी, इधर राइट बंडल ब्रांच में पहुंच गई। क्लियर है बात? पहुंचे तो क्या हुआ? अब आगे बात आती है भाई, क्या हुआ? अब चालान से तो बच गए, अरे अब दूसरा रास्ता तो लेगी, अब दूसरा रास्ता लेगी तो वो आराम से नॉर्मली अपनी नॉर्मल स्पीड, जो फास्ट तरीके वाली स्पीड, वो वापस उसमें आ जाएगी। जैसे ही बच गई तो कैसे आ गई? ये आ गई भाई फास्ट तरीके से। कहां पे? परकुंजे फाइबर में, और अपने डायरेक्शन में, और अपनी मंजिल पे पहुंच गए। ये मैंने 5 वेक्टर प्रेजेंटेशन बताए थे। क्लियर है बात? ठीक है। अब थर्ड पोर्शन अपना आज आता है, कौन सा? कौन सा है? तीसरा पॉइंट है अपना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी। ठीक है? इसके बेसिस पे, इसके बिहार पे अपन ये डिसाइड करेंगे कि भाई ये पेपर पे बनती कैसे है। ठीक है? इसके लिए अपन को ईसीजी मशीन के बारे में पढ़ना होगा। अरे मशीन की मैकेनिज्म पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या आएगा। इसके लिए हाँ बताओ क्या हुआ? फास्ट, ये फास्टेस्ट एक ही होगा। लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तब, हाँ लेफ्ट बंडल ब्रांच से राइट बंडल ब्रांच की तरफ आएंगे ना, तब फास्टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि यू टर्न मारा है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अपना तीसरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी। क्लियर है? इसके पहले अपन को ये पढ़े, उससे पहले अपन को इसकी मशीन, जो अपन मशीन यूज करते हैं, उसकी मैकेनिज्म एक्शन अपन को पता होनी चाहिए। क्लियर है? उसके अंदर लीड्स कौन कौन सी होती है, क्यों होती है, कौन सी लीड कहाँ का रिप्रेजेंटेशन देती है। क्लियर है? कौन सी लीड से की एबनॉर्मलिटी होगी तो कहाँ की गड़बड़ी अपन बताएंगे। क्लियर है? यही बात होती है। तो भाई इसमें पहले, इसको पढ़ने से पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? 12 लीड ईसीजी। क्लियर है बात? 12 लीड ईसीजी कैसे होती है? हमने तो मशीन पे तो 10 ही लीड देखी है,
छह तो चेस्ट पे लगाते हैं, जो दो हाथ में और दो पैरों वाली, तो 10 हुई, 12 कैसे हुई? अरे हाँ, उनको बोलते हैं कौन सी? बाइपोलर लीड्स। देखो, जो ईसीजी मशीन होती है उसमें दो टाइप की लीड्स होती है। एक तो होती है, पहली कौन सी होती है? चेस्ट लीड। दूसरी होती है बाइपोलर लीड। क्लियर है? और इनको और क्या बोलते हैं? ऑग्यूमेंटेड लीड। ठीक है, अभी 12 काउंट करवाएंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट आता है तो पूछते जाइएगा साथ साथ में, मिटा रहा हूं मैं साथ में। अपन पूरा बोर्ड चाहिए मेरे को। पहला है चेस्ट लीड। कितनी होती है भाई काउंटिंग में? 6 इन नंबर होती है। एक नंबर कौन होती है? बोलते क्या है? V1 V2 V3 V4 V6, V6 तक है। V2 V3 V4 V5 और V6। ठीक है, इन चीजों का आप देखते हैं इनका प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6, इनका प्लेसमेंट कहाँ होता है। इसका प्लेसमेंट पढ़ने से पहले अपन को एक चीज पता होनी चाहिए। कुछ लाइनें अपन अपन इमेजिनरी लाइन खींचते हैं अपने बॉडी के ऊपर, खींचते हैं, जिसको बोलते हैं एक तो मिड क्लेविकुलर लाइन, एक होती है मिड एक्सिलरी लाइन। सुना है ना? सुना है? मिड क्लेविकुलर लाइन कहां से? आपकी ये क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन के जो बीच वाला पोर्शन है वहां से एकदम नीचे की तरफ इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। ठीक है? अरे लाइन खींचने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पेशेंट की आप इमेजिनरी लाइन खींच रहे हो उसकी पोजीशनिंग क्या है। उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा करोगे, और एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है? एकदम सावधान की स्थिति में खड़ा होना चाहिए और हाथ आगे की तरफ। ठीक है, क्लियर है बात? ये आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। क्लियर है? कैमरे में आ रही है अपनी ये पोजीशन? क्लियर है? ये आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। इसके बिहाफ पे एक आप मिड एक्सिलरी लाइन खींचोगे इधर की तरफ। ठीक है, और एक मिड क्लेविकुलर लाइन कहां पे खींचोगे? क्लेविकुलर बोन से नीचे की तरफ। ठीक है, ये तो आपकी कौन सी बोन वो आ गई? मिड क्लेविकुलर लाइन। एंड ये इधर साइड में कौन सी है? मिड एक्सिलरी लाइन। क्लियर है? ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन आप अगर बात करते हैं लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, ये है इसका राइट पोर्शन ये वाला, इसका लेफ्ट पोर्शन इधर वाला। क्लियर है? आपकी ये एक्सिलरी लाइन है, कौन सी वाली? लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन है। इसका आगे का पोर्शन एंटीरियर, इसके पीछे का पोर्शन पोस्टीरियर। क्लियर है बात? समझ में आई बात? आ गई समझ में? तो आ जाते हैं अपन इनके प्लेसमेंट पे। कहां कहां पे इनको प्लेसमेंट करते हो? क्लियर है? मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैं ऐसे नोट पढ़ा रहा था, एबी नोट पढ़ा रहा था तब। नहीं सर, यस सर बोला। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस टाइम पर मैंने इनकी प्लेसमेंट ऑफ, वहां पे उनकी लोकेशन बताई थी कि भाई ये कहां पे होती है। ठीक है, तो मैंने रिब केज को लेके इनकी लोकेशन बताई थी। क्लियर है? जो भी है अपन को, तो अपन को कहां से कहां तक चाहिए? पांचवी छठी तक की चाहिए अपन को। क्लियर है बात? ये आपकी क्या है? क्लेविकल बोन है। क्लियर है? जब आपको हर्ट की पोजीशनिंग बता रहा था तो उसमें मैंने आपको एक चीज बोला था, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ।
राइट की तरफ 1/3 पोर्शन ऑफ हर्ट होता है एंड 2/3 पोर्शन ऑफ लेफ्ट की तरफ होता है, बताया था मैंने। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये बताया था कि राइट के अंदर क्या आ जाता है, राइट एट्रियम राइट वाले पोर्शन में आ जाता है, और बाकी के बचे हुए तीनों चेंबर लेफ्ट की तरफ ही रहते हैं। क्लियर है, ये चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, ये चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को, बताई थी नहीं बताई थी? हाँ, तो आपकी ये क्या है, स्टर्नम है सॉरी, स्टर्नम है। तो स्टर्नम, तो आपकी हार्ट की नॉर्मल पोजीशनिंग क्या होगी, 1 2 3 4, ये नॉर्मल हार्ट की पोजीशनिंग हो गई, हुई कि नहीं? थोड़ा सा कम किया है मैंने। ठीक है, आप प्रॉपरली 1/3 ही मान के चलना है इसको। ठीक है, तो इधर कौन सा पोर्शन आया, राइट एट्रियम, इधर लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। आपका ऐसे नोड किधर आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? आ रहा है ये। तो V1 की पोजिशनिंग, V1 कहां पोजिशनिंग करोगे, फोर्थ, राइट साइड, साइड ऑफ स्टर्नम, राइट साइड ऑफ स्टर्नम, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के राइट साइड के अंदर V1 की पोजीशनिंग करते हो कि नहीं करते हो? अरे स्टर्नम के राइट साइड में करते हो कि नहीं करते हो? प्रैक्टिकली देखा है ना सबने, स्टर्नम है उसके राइट साइड में V1 की पोजीशनिंग कहां पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। यहां से अपन को क्या मिलने वाला है भाई, ऐसे नोड का इंपल्सेस मिलेगी, इसलिए वहां पे अपन ने कर दिया। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई आप बात, समझ में आई? तो भाई V2 की पोजीशनिंग बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, ठीक है, उतारो इसको। उतार लिए। नेक्स्ट आता है V3 को अपन एक बार स्टॉप कर देते हैं, V4 पढ़ लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, जिससे V3 अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया था, एक मिड क्लेविकुलर लाइन होती है। क्लियर है? तो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर जो लाइन है, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, ये उस पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, उस पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे। क्लियर है? मिड क्लेविकुलर लाइन ये खींच रही है, खींच दी मैंने। इसका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ये है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम कैसे हो गया, तो क्या हो गया, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन ऑन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है। अरे एक चीज और बताऊं मैं आपको, मैंने आपको यहाँ पे V1 की पोजीशनिंग बताई, राइट साइड ऑफ स्टर्नम। ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड ऑफ हार्ट, नियर स्टर्नम। ठीक है, जो एग्जाम में जो ऑप्शन आता है वो ये वाला आता है हमेशा। क्लियर है? ठीक है, इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, नियर स्टर्नम। क्लियर है? मैंने V4 की पोजीशनिंग बता दी, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे इसकी पोजीशनिंग करेंगे। क्लियर है? बात आ जाती है V3 की, तो भाई V2 एंड V4 के बीच में, बिटवीन V2 एंड V4 के बीच में V3 की पोजीशनिंग करेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है? आ जाओ भाई V5 पे आ जाते हैं।
V5 पे आ जाते हैं। ठीक है, V5 पे आने के लिए पहले पर बिठा दू इसको। देखो अब आ जाते हैं अपन को किससे मतलब है, अपन को ये मिड एक्सिलरी लाइन से मतलब है। क्लियर है, ये तो हो गई मेरी मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, इधर की तरफ कौन सा होया, एंटीरियर मिड एक्सिलरी लाइन, है ना। लेकिन कौन सा एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर या राइट एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर। कौन सी तरफ है, लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन या फिर लेफ्ट एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन। क्लियर है बात, समझ गए। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये पोजिशनिंग होगी किसकी, V5 की। क्लियर है, क्लियर है। तो लिखो लेफ्ट एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन और ऑन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब आ जाते हैं V6 की पोजीशनिंग। V6 कहां पे प्लेसमेंट करोगे भाई, वही लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया है। ये एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन है, ये तो मिड एक्सिलरी लाइन, इसके एंटीरियर साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। क्लियर है, और ये वाली कौन सी है, ऑन मिड एक्सिलरी लाइन है। क्लियर है, V5 और V6 में डिफरेंस समझ में आया। क्लियर है, आगे चलें, आगे चलें। इतना उतार लिया सबने, उतार लिया, उतार लिया। तो ये हो गई आपकी कौन सी 6 लीड, चेस्ट लीड। क्लियर है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है V4 की पोजीशनिंग की, प्लेसमेंट की, V2 की और V1 की। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है कि V1 को कहां पे प्लेसमेंट करते हैं, V2 को कहां प्लेसमेंट करते हैं और V4 को कहां प्लेसमेंट करते हैं, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ये। क्लियर है बात, ठीक है। चलें, हटा दो इसको। जो स्लो लिख रहा है घबराइए मत, घर जाके एक बार वापस से रिवीजन करिएगा, वीडियो पर तुम्हारी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब आती है बाइपोलर लीड्स, जिसको अपन ने क्या बोला था, ऑग्यूमेंटेड लीड्स। बाइपोलर लीड्स, ठीक है, या फिर ठीक है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, ऑग्यूमेंटेड लीड तीन टाइप की होती है, तीन होती है। ठीक है, तीन टाइप की नहीं, तीन होती है। कौन कौन सी होती है भाई, एक तो जो राइट हैंड पे लगाते हैं, एक लेफ्ट हैंड पे लगाते हैं और एक लेफ्ट लेग पे लगाते हैं, या राइट लेग पे, राइट लेग पे। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है बात। चार जगह, तीन जगह प्लेसमेंट ऑफ ऑग्यूमेंटेड लीड होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोना आप में से कोई भी डिसाइड कर लो, कोई भी हो सकता है, मैं तो नहीं हूं। ठीक है, ठीक है, हाँ तो कौन है कौन, सबके सब फिक्स कर लो पहले। एलेक्स तो आता ही नहीं बेचारा। ठीक है, आप में से जो भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाल भी ये है लो। ठीक है, तो भाई आ जाओ, एक लीड यहां लगाई, ठीक है, एक लीड यहां लगाई और एक यहां लगाई। क्लियर है,
पहली बात तो ये है ऑग्यूमेंटेड लीड है कि नहीं है, ठीक है। ऑग्यूमेंटेड लीड को डिनोट करने के लिए क्या लिखते हैं, ए यू, ठीक है, या फिर ए यू, ठीक है। ईसीजी के जो पेपर होता है उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगी, उसमें लिखा लिखा होता है प्रॉपरली, ठीक है, क्लियर है। तो राइट में है तो ए यू आर हो जाएगी, लेफ्ट में तो है ए यू एल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ए यू आर, ए यू एल और ए यू, जो पेयर में होगी वो कौन सी होगी, ए यू एफ, ठीक है। यू होता है, वी नहीं होता। यू मतलब क्यों, ए यू जी ई एम ई एन टी, तो दो स्टार्टिंग दो अक्षर लिए हुए हैं, इसलिए ऑग्यूमेंटेड आर और एल क्लियर होने के लिए, ठीक है। एफ से मतलब है फुट, ठीक है। ऑग्यूमेंटेड राइट, ऑग्यूमेंटेड लेफ्ट और ऑग्यूमेंटेड फुट, तीन बाइपोलर लीड समझ में आई आपको। तीन ऑग्यूमेंटेड लीड होती है, कौन कौन सी, ए वी आर, ए वी एल एंड ए वी एफ, ठीक है। अरे अभी तो नोई हुई, तीन और कहां से लेके आए, अरे लेके आते हैं। अरे इन लीड्स का काम क्या है, जब तक इनको आपस में कनेक्ट ही नहीं करेंगे अपन, फुट, ठीक है। अरे ये इन लीडों का काम क्या है, जब तक अपन इनको तार से कोई कनेक्ट ही नहीं करें, कनेक्शन ही देंगे, ठीक है। तो इसको कनेक्शन देने के लिए इधर से मैंने एक तार खींचा, खींचा, वो कौन सी लीड हो गई, लीड नंबर 1। दूसरा तार खींचा है इधर, लीड नंबर 2। इधर से तीसरा तार खींचा, खींच लिया, लीड नंबर 3। 6 तो चेस्ट लीड थी, 3 बाइपोलर और 3 लीड, ये 1 2 और 3, कितनी हो गई, 12 लीड हुई कि नहीं हुई, 12 लीड ईसीजी अपन ये ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इनका कनेक्शन भी होता है भाई, ठीक है। अरे कभी भी कोई भी लीड जोड़ते हो, प्लस माइनस तो जोड़ते ही हो, जोड़ते हो कि नहीं होते, जोड़ते हो हैं। तो सबसे पहले प्लस, प्लस को किससे जोड़ोगे, माइनस से, ठीक है, ठीक है। यहां से यहां करंट पहुंच गए, तो यहां से कहां करंट आएगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले से प्लस था तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस, क्लियर है, क्लियर है। तो ए यू आर पे दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ए यू आर, जो फर्स्ट लीड होती है उसका काम क्या होता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ करंट फ्लो करवाता है, और जो राइट साइड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ लेके जाता है, ठीक है। राइट पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन लीड टू क्या करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपर लिम्ब से लोअर लिम्ब में लेके आता है, नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी लीड क्या करती है, लोअर लिम्ब से ऊपर, क्या बोलते हैं, अपर, क्या बोलते हैं इसको, राइट से अपर लिम्ब से नीचे की तरफ फुट की तरफ लेके आएंगे, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर है। नीचे दोनों नेगेटिव, इधर दोनों पॉजिटिव, इधर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, याद करने का तरीका, क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है। ये 12 लीड ईसीजी समझ में आई, 12 लीड हो गई, हुई कि नहीं हुई। अब बात आते हैं आपकी 12वीं क्लास में, पढ़े हो सबके सब 12वीं क्लास, पास हुए थे कि नहीं हुए थे, सारे के सारे हुए थे, कोई ऐसे तो भाग के नहीं आ गया ना, ठीक है। तो 12th में अगर जिनके साइंस थी, ठीक है, और 10th में तो ऑलमोस्ट सभी के साइंस थी, सब्जेक्ट थी कि नहीं थी, वहां पे एक मीटर पढ़ने को मिलता है जिसको बोलते हैं ग्वेलेनोमीटर, सुना है, जिस मीटर के अंदर बीच में ऐसे ऐसे तो कोई मीटर था, जिसके ऐसे ऐसे कुछ लिखा हुआ था, इसके अंदर ऐसे जी लिखा हुआ था, उसके अंदर एक निशान था, है ग्वेलेनोमीटर, पढ़ा है, सुना है इसके बारे में। ये ग्वेलेनोमीटर काम क्या करता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, ठीक है। अगर करंट फ्लो इधर से इधर हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है, इसकी सुई की नोक इधर हो जाएगी, करंट फ्लो इधर से इधर हो रहा है, सुई की नोक इधर हो जाएगी, समझ गए बात को, अरे समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, समझ गए, इतनी बात समझ में आई।
तो जो आपकी जो मशीन होती है ना, मशीन होती है ना, उसमें भी गैल्वेनोमीटर जैसा ही एक सिस्टम होता है, ठीक है। वो सिस्टम कैसा होता है, ऐसा 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 एक सिस्टम होता है, और इसी सिस्टम के ऊपर वो इंक डालता रहता है, मशीन इंक डालती रहती है यहाँ पे। क्लियर है बात है। और ये इंक ये मशीन की सुई जो ऐसे कैसे रहती है, अरे वो जो पेन की जैसी वाली होती है नॉर्मली सुई, ठीक है। अब वो इसके आगे से ऐसे कैसे पेपर गुजरता रहता है, ऐसे कैसे पेपर निकलता रहता है। जहां पे भी फ्लो ऊपर की तरफ आएगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, नीचे की तरफ मूव आएगा तो नीचे की तरफ करेगी। फास्ट तरीके से करंट आएगा तो एकदम से जल्दी से ऊपर जाएगी, फास्ट तरीके से नीचे की तरफ करंट आएगा तो नीचे से एकदम से नीचे जाके ऊपर आएगी। क्लियर है। और बिल्कुल स्लो करंट आएगा तो ऐसे ऐसे मरे हुए तरीके से ऊपर नीचे मूवमेंट करेगी। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आई। मान लीजिए ये मशीन के अंदर गैल्वेनोमीटर वाली डायरेक्शन वाली सुई लगी हुई है, इसके आगे इंक लगा रखी है, जिसकी वजह से अपन को क्या मिल रहा है, ईसीजी में रिपोर्ट मिल रही है। क्लियर है बात, ठीक है। ये तो एकदम फिक्स है। मशीन में मूवमेंट क्या किसका हो रहा है, पेपर का हो रहा है। अरे वो पेपर तो ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा जब तक कोई वेव नहीं मिलेगी, वो तो बिल्कुल फ्लैट मिलेगा। अरे कोई मरे हुए पेशेंट की, डेथ पेशेंट की ईसीजी करते हो तो उसकी फ्लैट लाइन क्यों आती है, क्योंकि उसमें करंट इंपल्सेस दिखती ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, तो इसका करंट फ्लो का डायरेक्शन अपन को इस सुई से पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं है। अरे इसीलिए तो फ्लैट लाइन आती है, इसी के बिहाफ पे तो अपन डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट जिंदा है कि मर गया। क्लियर है बात, अरे क्लियर है बात, आ जाते हैं बात। तो भाई इसको एक बार यहाँ से एक तार जोड़ लेते हैं इससे, और एक तार जोड़ लेते हैं इससे, तो ये तार जोड़ के इधर इस मीटर में ले आते हैं। क्लियर है बात, इस सर्किट से इसको जोड़ देते हैं, इस मीटर को जोड़ देते हैं। क्लियर है, अरे जोड़े। अब वो दोनों चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई थी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कंडक्शन पाथवे और वेक्टर प्रेजेंटेशन, क्लियर है, वो चीजें यहाँ पे याद करनी होगी। यहाँ पे जैसे जैसे याद करते जाओगे, उसको पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपकी ईसीजी बनती जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। ईसीजी में नॉर्मली अपन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस हिसाब का बनता है। बनता है कि नहीं बनता है, इसको क्या बोलते हैं, पी क्यू आर एस एन टी, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। चलो आ जाओ, कंडक्शन पाथवे में आ जाते हैं। पहली चीज, सबसे पहले करंट कहां से निकल रहा है, ऐसे नोड से किधर की तरफ जा रहा है, ए वी नोड की तरफ जा रहा है। जब कंडक्शन पाथवे पर आया था तो मैंने आपको यह बताया था, ऐसे नोड से ए वी नोड की तरफ करंट जाता है तो एट्रियाज की तरफ करंट सप्लाई, इंपल्स सप्लाई करते हुए जाता है, क्योंकि वहां पे भी तो अपन को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना है। अरे करना होता है कि नहीं होता है, तो वहां पे सप्लाई करता हुआ जाएगा, जाता हुआ जाएगा ना। तो ऐसे नोड से ए वी नोड की तरफ करंट जा रहा है? ये तो मैंने बता दी थी वेक्टर प्रेजेंट वो उसका कंडक्शन पाथ। अब बात आती है वेक्टर प्रेजेंटेशन में, जब ऐसे नोड से ए वी नोड की तरफ करंट आता है तो कैसा प्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर प्रेजेंटेशन स्लो होता है, क्योंकि अभी तक अपन ने सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट किया है और हल्का सा पिकअप देके उसको गुड़ाएंगे गाड़ी को। क्लियर है, ठीक है, गुड़ाएंगे। तो स्टार्ट किया है मतलब करंट फ्लो थोड़ा बहुत नॉर्मल है, स्लो तरीके से है, स्लो तरीके से है, तो इसके ऊपर पेपर आएगा, है? पेपर की तरफ आएगा तो कोई ना कोई मूवमेंट होना चाहिए। अरे करंट तो आया ना, स्लो आई आया लेकिन करंट तो आया ना, तो कोई ना कोई मूवमेंट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब बात आती है आपकी डायरेक्शन की। नॉर्मली हार्ट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट सप्लाई की ये वाली सप्लाई होती है? ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है। अगर ये इसको ऐसे करके मैं ऐसे कर दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है? क्लियर है। अगर नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे जा रही है और वहां पर गड़बड़ी करके ऐसे कर दिया तो ये भी नेगेटिव हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो करंट कहां से फ्लो होगा, यहां से हुआ, पॉजिटिव चार्ज से हुआ, और पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ ही रास्ता जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे पॉजिटिव रास्ते की तरफ ही जाएंगे। मूवमेंट किधर की तरफ हो रहा है, लेफ्ट की तरफ हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन है। पॉजिटिव वेव आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। पॉजिटिव वेव की मतलब है, नेगेटिव वेव का मतलब है, पॉजिटिव वेव का मतलब ऊपर की तरफ, नेगेटिव वेव का मतलब है नीचे की तरफ। समझ गए बात को,
क्लियर है इतनी सी बात। अब डायरेक्शन प्रॉपर अच्छा वाला आ रहा है तो ये इस सुई में थोड़ा सा मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो पेपर पे क्या देखने को मिलेगा, ये पेपर चल रहा था, पेपर चल रहा था, सीधी सीधी लाइन चल रही थी, एकदम से मूवमेंट आया और ठीक है एक वेव बन गई, स्लो सा आया, स्लो से जिससे एक वेव बन गई। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? अपन को पहली वेव मिली कि नहीं मिली? पी वेव मिली। पी वेव कब बनी? कब बनी? दो चीजें भी आएगी, जब करंट ऐसे नोड से एवी नोड के अंदर आया, मतलब एट्रियाज इन्वॉल्व है कि नहीं है? मतलब कि एट्रियाज में कोई भी दिक्कत होगी तो पंगा किस वेव के साथ होगा? पी वेव के साथ। कोई भी गड़बड़ी आती तो अपन क्या डिसाइड करोगे? एट्रियाज में गड़बड़ी है? क्लियर है बात? अभी आगे पढ़ेंगे, पी वेव एब्सेंट होती है तो क्या होगा, पी वेव थोड़ी सी वाइड होती है तो क्या होता है? क्लियर है? आगे प्रॉपर एक सिस्टम से पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटी अपन ऐसे पढ़ लेते पी वेव से क्या हो रहा है, पी वेव क्यों बन रही है। तो पी वेव क्यों बन रही है? जब करंट इंपल्सेस ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ आ रहा था तो करंट फ्लो किधर किधर हो रहा था? दोनों एट्रियाज, बोथ एट्रियाज में हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अरे हो रहा था नहीं हो रहा था? तो पी वेव क्या डिनोट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यों? कॉन्ट्रैक्शन। जब मैंने तुमको एक्सचेंज ऑफ आयंस पढ़ाया था, मसल्स का एक्सचेंज ऑफ सेल्स पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था रेस्टिंग फेज के अंदर मायोसाइट्स की पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट होता है, बताया था मैंने। अरे अब वो सारी की सारी चीज मिक्स करते हुए पढ़ेंगे यहाँ पे, वो सब चीजों को साथ में लेके हुए चलेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये तो बोल दिया सर डिपोलराइजेशन होगा, तो आप पूछ रहे हो सर ये डिपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, आप रिपोलराइजेशन भी तो लिख सकते थे एट्रियाज का है। अरे पहले रिलैक्स में था तभी तो ये फ्लैट लाइन चल रही थी, चल रही थी कि नहीं चल रही थी? फ्लैट लाइन चल रही थी, रिलैक्स था तभी तो। और जब तक उसको कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं करोगे तब तक रिलैक्स वापस से कैसे होगा? ठीक है, एकदम से कॉन्ट्रैक्शन आया तो कॉन्ट्रैक्शन को अपन को क्या बोले? डीपोलराइजेशन। तो पी वेव क्या डिनोट करी? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियाज या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियाज। क्लियर है बात? अरे इतनी सी बात समझ में आई? तो अब कभी भूलोगे क्या पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? कभी भी भूलोगे क्या? नहीं भूलना है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो रिपीट होता है यहां से, क्या पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियाज, बोथ एट्रियाज। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते जाते हैं। अब बात आती है, अब करंट कहां पहुंच गया अपने पास? एवी नोड के पास पहुंचा। पहुंचा, एवी नोड को हमने क्या बोला था? लेजिएस्ट नोड ऑफ हर्ट है। उसको मैंने अभी वो एग्जांपल, लड़की वाले एग्जांपल से समझाया था। एक गड्ढा आया, गड्ढा आया तो वो लड़की क्या करी, स्कूटी से नीचे उतर के उसको स्लो स्लो, इतना स्लो कि स्लोएस्ट, ठीक है, और इतना स्लोएस्ट कि मशीन पकड़ ही नहीं पाई उसका करंट। अरे पकड़ पाई क्या करंट? नहीं पकड़ पाई। तो क्या इस सुई के अंदर कोई मूवमेंट आएगा क्या? जब करंट एवी नोड के अंदर होता है, जब करंट एवी नोड के अंदर होता है तो उसका करंट का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और वहां की करंट फ्लो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस गैल्वेनोमीटर पे जो ईसीजी मशीन के अंदर जो सुई लगा रखती है डायरेक्शन मेंटेन करने वाली, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? एक सीधी सी फ्लैट लाइन आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, आएगी। करंट इधर एवी नोड के अंदर ही है अभी, ठीक है। अब इधर की बात आती है, करंट यहां से यहां पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सॉरी, यहां से यहां के अंदर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नेगेटिव से क्या बोलते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा कोई चार्ज नहीं है, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बात आते हैं आगे, देखो अब एवी नोड क्रॉस हो गया, एवी नोड से अपन को किधर की तरफ जाना है? लेफ्ट बंडल ब्रांच की तरफ जाना है, ठीक है। वेक्टर प्रेजेंटेशन क्या था? फास्ट था, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से तो करंट पूरा का पूरा यूज हो गया, मोस्टली करंट यूज हो गया। एवी नोड में इतना स्लो था कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है पहले से। क्लियर है? अब नेगेटिव चार्ज से अपन और आगे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? अपन को वेव कैसी मिलेगी? नेगेटिव ही मिलेगी, नेगेटिव ही मिलेगी।
अरे चार्जेस अपने पास क्या है, नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव से क्या मिलेगा अपन को, हल्का सा मूवमेंट कैसे आएगा, कौन सा वेक्टर बताया था मैंने, फास्ट बताया था, और कैसे बताया, ऐसे बताया, बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन कैसे आएगी, नीचे की तरफ आएगी, क्यों, पी क्यू मिल गई अपन को, ठीक है। बात आती है भाई लेफ्ट बंडल ब्रांच में पहुंच गए, अपन को पता चला कि ये तो गलत रास्ता है, ठीक है, गलत रास्ता है, तो एकदम से यू टर्न मारा और फास्ट तेज तरीके से मारा, मारा कि नहीं मारा, और ऐसा मारा है कि डायरेक्शन में लाके वापस से छोड़ दिया, ठीक है। तो भाई एक ऐसा गया, ये फास्टेस्ट तरीके से आया, अरे फास्टेस्ट तरीके से पकड़ के यू टर्न मार के वापस से बिताओ, तो अपन को क्या मिला, क्यू और आर और एस, तीसरा प्रेजेंटेशन कौन सा था, फास्टेस्ट, चौथा प्रेजेंट फास्टेस्ट था, फास्टेस्ट मिला, जिसके अंदर क्या वेव मिली, आर और एस मिला। सर आप क्यू आर एस वेव तो बना दिए, आपने तो ये बताया ही नहीं, पी वेव तो बता दिया, वहां पे था क्या, एट्रियल डिपोलराइजेशन बता रहा था, सर क्यू आर एस में तो बताया ही नहीं क्या क्या क्या, कब क्या क्या हुआ। अरे अलग अलग देख लेते हैं, आर क्यू कब वेव कब बनी, क्यू वेव कब बनी, जब इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर करंट फ्लो हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अरे बंडल ऑफ फिश कहाँ होता है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम पे क्या होता है, तो वहां पे करंट फ्लो हो रहा था, तब क्या बन रहा था, क्यू वेव बनी, क्लियर है बात। जब जब रास्ता उल्टी तरफ मतलब कि लेफ्ट की तरफ गए अपन, लेफ्ट की तरफ बन गए, कौन सी, सॉरी लेफ्ट बंडल ब्रांच की तरफ गए, तब कौन सी बन रही थी अपनी, आर बन रही थी, बन रही थी, अरे बनी कि नहीं बनी, आर बन रही थी, तो आर पर किसको डिनोट कर रही थी, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी कि नहीं कर, इंपल्स सप्लाई कर रही थी कि नहीं कर रही थी। देन अपनी बात आती है एस की, जो अब राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच से सप्लाई होके अब किधर की तरफ जाएगा, राइट बंडल ब्रांच की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, तो आर एस वेव किसको डिनोट करेगी, राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल को, राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल को सप्लाई करिए इंपल्स, क्लियर है बात। मोटा मोटी अपन देखे, ये वेंट्रिकल के इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम को, ये लेफ्ट वेंट्रिकल को, और ये राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है, अरे सप्लाई कर रही है, तो तीनों को कंबाइंडली मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ वेंट्रिकल्स को सप्लाई कर रही है, अरे कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है, तो ये सप्लाई कर रही है, तो मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या डिनोट किया आपका, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, क्लियर है बात, क्लियर है बात, अरे क्लियर है बात। बात आती है एक और चीज बताना चाहता हूं एस से, है, अब आपकी लेफ्ट साइड की तरफ आपका करंट फ्लो तो आ गया है, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में आया, आया कि नहीं आया, आया भाई, नीचे की डायरेक्शन में आया, तो वो एस वेव कहां पे सप्लाई कर रही है, और बेस ऑफ हार्ट को कर रही है कि नहीं कर रही, बेस ऑफ हार्ट मतलब कि बेस ऑफ वेंट्रिकल्स को कर रही है कि नहीं कर रही, अरे बेस ऑफ वेंट्रिकल्स को कर रही है कि नहीं कर रही है, नीचे वाले पोर्शन को कर रही है ना, तो एस वेव के लिए पर्टिकुलर अगर अपन लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि सप्लाइज इंपल्स टू बेस ऑफ वेंट्रिकल्स, क्लियर है बात। देन बात आती है अगली वाली वेव की, भाई उसके बाद में अपने पास क्या है, परकुंजे फाइबर्स में करंट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा, और वो कैसा पहुंचा, फास्ट तरीके से पहुंचा, क्लियर है बात, बिल्कुल फास्ट तरीके से पहुंचा, तो फास्ट तरीके से पहुंचा तो अपने पास अपनी अभी क्या थी, ये नॉर्मल डायरेक्शन में थी, यहाँ पे करंट था, नॉर्मल हुआ हुआ, अब अपने पास करंट कैसा हुआ, फास्ट तेज तरीके से, और वो थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए, और बन गई अपने पास, क्या बनी, टी वेव, टी वेव कैसे बनी, ये करंट फ्लो जब भी पॉजिटिव में आ रहा है वापस से टी वेव बन रही, कैसे बन रही है भाई, ये बन रही ऐसे है, ये ऐसे बन रही है, जब परकुंजे फाइबर्स, ये वाला क्या है वेंट्रिकल सब है, ये परकुंजे फाइबर से ऊपर, ये परकुंजे फाइबर से ऊपर, क्लियर है। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, ये करंट ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, बेस ऑफ हार्ट तक तो यहां तक आ गया था, एस वेव तक आया था कि आया था, अब करंट ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ करंट बच रहा है कि नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है, मतलब कि इधर से रिलैक्स होता जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इधर से रिलैक्स हो रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो नीचे वाला पोर्शन रिलैक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब बोलो हाँ ना, हो रहा है,
तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हुआ, लास्ट टी वेव कब बनी, जब ये करंट परकुंजे फाइबर से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में गया, तो क्या हुआ, यहां से रिलैक्स होता हुआ जा रहा है। तो वेंट्रिकल्स, टी वेव क्या डिनोट करी, वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन, मतलब रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब आपने इसमें देख लिया कि टी वेव तो क्या बोल रहे थे, एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। क्लियर है बात, इतनी चीजें समझ में आ गई, आई कि नहीं आई, आ गई। तो सर आपके दिमाग में एक बात नहीं आ रही, सर आपने एट्रियाज को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वेंट्रिकल्स को रिलैक्स भी कर दिया, देन